अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और खैर सियासी खबरें तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्लॉग के आगाज़ में आपको जो ट्रेन हाईजैक का मामला था उस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ और उसकी सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। अब एक्चुअली सिक्योरिटी फोर्सेज ने आप कह लें कि 36 घंटे तवील ये क्लियरेंस ऑपरेशन किया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बताया गया जी कि 33 दहशतगर्दों को आप कह लें कि हलाक कर दिया गया है और इसमें हमारे FC के 4 जवान भी शहीद हुए। और ये एक बड़ा नुकसान था यकीनन कौम के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और साथ ही साथ बताया गया कि फ़ौज के ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हो चुके थे। मतलब जब फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू किया था तो उससे पहले आप कह लें कि 21 मुसाफिर शहीद हो चुके थे। और उसके अलावा क्लियरेंस ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि कोई शहादत नहीं हुई। और फिर वहाँ पर जो ऐनी शाहिद थे या आप कह लें कि जो मुसाफिर थे ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनकी जानिब से भी बताया गया, जो ऐनी शाहिद थे, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा तो वो जिस तरह के मनाजर थे। कुछ वीडियोज़ भी आई हैं जो आप लोगों ने भी अब तक देखी होंगी कि ट्रेन को सबसे पहले तो रोका जाता है। अब जब ट्रेन को रोका गया तो बता रहे हैं जो भी वहाँ पर ऐनी शाहिद थे उन्होंने बताया जी कि उन्होंने बाहर से बहुत ज़्यादा पहले फायरिंग करना शुरू कर दी। अब जब फायरिंग हुई लोग डर गए थे। उन्होंने कहा जी कि हमने दरवाजे और खिड़कियाँ उसकी बंद कर दी थी ट्रेन की, लेकिन उनकी जानिब से हमें ये कहा जा रहा था कि आप लोग नीचे उतर आएँ तो आप लोगों को छोड़ देंगे। अब जब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था तो लोगों ने जब वो दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियाँ बंद कर ली ट्रेन की, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग शुरू कर दी। और फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कहते हैं जी कि उसके बाद फिर उन्होंने फायर मार के दरवाजे को तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब वो अंदर दाखिल हुए तो फिर भी उन्होंने यही बात की कि अगर ट्रेन को आप लोग खाली कर देते हैं आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, जब वो लोगों ने फिर ट्रेन से उतरे उन्होंने कहा जो लोग ट्रेन के अंदर रह जाएंगे उनको फायर मार दिए जाएंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जो लोग ट्रेन में रह गए थे उन्होंने उनको फायर मार दिए। और उसके बाद वो बताते हैं कि जब ट्रेन से सब लोगों को उतारा गया तो उसके बाद ग्रुप बनाए गए। पंजाबियों को अलग किया गया, बलोचियों को अलग किया गया, पठानों को अलग किया गया और ट्रेन के अंदर जो फौजी थे सिविल में उनको अलग किया गया। अब सबसे पहले तो जब उन्होंने ये अलग कर लिया, बच्चों को, फैमिलीज़ को अलग कर लिया, एक तो उन्होंने बलोची लोगों को छोड़ दिया और दूसरा जो उन्होंने वहाँ पर सिविल कपड़ों में फौजी जो उन्होंने हिरासत में लिए थे उनको तो जो ऐनी शाहिद है उन्होंने बताया कि वहाँ पर मौके पर ही उन्होंने शहीद कर दिया था। अब उनको शहीद करने के बाद बाकी लोगों को जब लेकर गए तो उनका बताना है कि फिर जहाँ पर हमें रखा गया था थोड़ी देर के बाद आते हैं, चंद लोगों को लेकर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। और इसी तरह ही हमें डराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आप लोगों को भी इसी तरह मार दिया जाएगा। अब जो ऐनी शाहिद है उनकी जानिब से बताया जाता है कि हमने प्लान किया कि हम ज़्यादा लोग हैं और वो 4 से 5 लोग हैं, तो इसलिए अगर इस दफ़ा अगर वो आएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद वो फिर दोबारा नहीं आए। कुछ लोगों ने फिर वहाँ से भागने की कोशिश की। एक्चुअली जब इन्होंने सोचा कि यहाँ से भागा जाए, फिर जब ये लोग भागे पीछे से फायरिंग भी की गई। और आप खुद सोचें कि वो किस तरह की सूरत होगी कि जब आपको पीछे से फायर मारे जा रहे हों। और फिर आगे वो कहते हैं कि जब FC की चौकी थी हम लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर कुछ उनको पता चला हेलीकॉप्टर्स थे और वो किस तरह का समा होगा जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आप खुद इमेजिन करें। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन पर क्या गुजर रही थी। आखिर करते कराते वो कुछ जवान आप कह लें कि FC के लोगों तक पहुँचे और ये 36 घंटे आप कह लें कि ये मामला जारी रहा। और उसके बाद आप कह लें कि सारी चीज़ें ये क्लियर की गई। और कुछ लोगों ने वहाँ पर जो आप कह लें कि जिनको आज़ाद कराया गया उन्होंने कहा जी कि एक जो जवान था पहले बेसिकली जिसका आप कह लें कि BBC ने भी इंटरव्यू किया और उसने कुछ चीज़ें बताई थी। उसने बताया था कि हम सिर्फ 7 लोग थे, 5 पुलिस और 2 FC के एहलकार जो आप कह लें कि ट्रेन के अंदर थे। और जब दहशतगर्दों ने इनको घेरा फिर उन्होंने फायर की, लेकिन इनके पास आखिरकार बुलेट्स ख़त्म हो गए थे। अब जब बुलेट ख़त्म हुए तो फिर इनको वहाँ से भागना भी पड़ा। और ये जवान वो था कि जिसने बाद में BBC को भी कुछ डिटेल्स बताई और सारी चीज़ें इन्होंने BBC से गुफ्तगू की। असल में इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी वजह थी कि औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद थी। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये था कि जितनी औरतें और बच्चे उनके पास हैं तो इसलिए इस पर उन्हें एहतियात बरतनी थी। तो आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन इतना तवील चला लेकिन आखिरकार वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं। अब उसके बाद ये है कि अख्तर मेंगल साहब ने भी इस हवाले से बात की है, फिर सियासी लोगों के बयानात भी आ रहे हैं। अब उसके अंदर ये जिस तरह का मामला हुआ था ताकि हमें एज अ कौम इकट्ठे खड़ा होना चाहिए था, चाहे जो मर्जी मामला थे, आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हो, जितनी मर्जी चीज़ें चल रही हों, लेकिन जब इस तरह का मामला हो जाता है तो फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए और उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं देखने में नजर आया और वो दोनों तरफ से। अब अख्तर मेंगल ने मामले पर क्या कहा, सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान का ऐसा कोई इलाका बाकी नहीं है जहाँ हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमने पहले वालों को भी खबरदार किया था, मतलब जो पहले इससे हुक्मरान थे वो कहते हैं कि हमने उनको भी बताया था और उन्होंने भी इन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का मजाक उड़ाया, बल्कि लूट मार और कत्ल आम का बाजार गर्म किया गया। अब ये देखें कि ये बलूचिस्तान के एक तो सरदार हैं और फिर सियासी शख्सियत और उनका इस कदर मायूस होना।
आप खुद देखें कि फिर बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। और एक्चुअली दुख की बात तो यह है कि हमारी हुकूमत को ये पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान का मसला है क्या, और ना ही कभी इस पर बात की जाती है। और फिर जिस तरह की सूरत हाल है, अब देखें ना कि हुकूमत भी ये काम कर रही है, उनके जितने हुकूमती वज़रा हैं, अब ये जब सारा मसला हुआ है तो इस पर होना तो ये चाहिए था कि उनको एक तो आप देखें ना कि इंडियन मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, फिर पाकिस्तानी मीडिया पर भी बहुत सारी फेक न्यूज़। अब जिस तरह आप उसकी एक मिसाल ही ले लें, वो एक मैं फेक खबर पढ़ रहा था कि वो लगाया गया हुआ था जी कि 200 तकरीबन ताबूत पहुंचा दिए गए स्टेशन पर। जब इस तरह की आप खबर सुनते हैं तो एक दफ़ा तो आपका दिल ही दहल जाता है कि 200 ताबूत, अल्लाह माफ़ करे कि मतलब जितना बताया जा रहा है क्या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और फिर जिस तरह इंडियन मीडिया पर इसको रिपोर्ट किया जा रहा था तो लोगों के अंदर सवालात पैदा हो रहे थे। अब हुकूमती वज़रा को तो चाहिए था कि आके वो उनको काउंटर करते, बताया जाता, सही सूरत हाल से आगाह किया जाता, और वो भी एक बात सारी चीज़ें तरीके इंसाफ पे डाल रहे थे, तरीके इंसाफ को गरदार कह रहे थे। मैं वही पहले बात कर रहा था कि इस तरह के मामलों पे सबको इकट्ठा होना चाहिए और हुकूमती वज़रा को भी इस हवाले से सोचना चाहिए था कि इल्ज़ाम पीटीआई पर क्यों लगाया जा रहा है, पीटीआई का इसमें क्या किरदार है, या पीटीआई ने इसमें क्या किया। उल्टा देखे तो पीटीआई तो आज भी केसेस का सामना कर रही है। उल्टा पीटीआई का कोई 200 बंदा निकल आए तो 500 पुलिस एहलकार पहुंच जाता है, लेकिन जब आप कह लें कि दहशतगर्द निकलते हैं तो पता नहीं वो हमारी फोर्सेस भी कहाँ चली जाती हैं। तो इस पर जो बेसिकली जिसका काम है उसको वो अपना काम करना चाहिए, और हुकूमत को भी पीटीआई के इल्ज़ाम लगाने के बजाय इन चीज़ों को सीरियस लेकर, इन मामलात को सीरियस लेकर बलूचिस्तान के मसले की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर आप ये भी देखें कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अब अपने तहादियों को कह लें कि फ़ंड्स दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने 9 अरब का तकरीबन फ़ंड कह लें कि बिलावल भुट्टो साहब को दिया है। अब उनको जब फंड्स देना और फिर अपनी अपोजिशन की बिल्कुल बात ना सुनना और अपोजिशन को कहना कि इग्नोर करना, सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी सुनना तो पड़ेगा, उनकी बात को भी आपको वैल्यू देना पड़ेगी। इस तरह तो मामला नहीं ना आगे बढ़ेंगे। और फिर अपोजिशन की बात को आप बिल्कुल ही कहें कि उनकी बात की तो कोई वक़्त ही नहीं है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर इस तरह तो मामला आगे नहीं ना बढ़ेंगे। और फिर ये एक और बात देखी जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक कौमी कह लें के लेवल के लीडर हैं और पूरे मुल्क के अंदर लोग उनको पसंद करते हैं। और फिर जिस तरह के मामलात ये चल रहे हैं, आप कह लें कि ये जो हालिया वाक़या ही हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आप इमरान खान साहब का जो इनपुट है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन क्या उनका इनपुट लिया गया या उसको इस्तेमाल किया गया? तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब जब फिर इस तरह की सूरत हाल। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कल हम लोग बैठे हुए थे दोस्तों में, तो एक हमारे बलूचिस्तान से दोस्त हैं, और फिर जिस तरह ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है तो उस पर हमारी बात हो रही थी उनके साथ, और जो उन्होंने मुझे बात की मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। पता कि मैं इस तरह की आपको पता है गुफ्तगू करता नहीं हूँ पहले, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब एक कौमी लेवल के लीडर हैं और बलूचिस्तान के अंदर उनकी आवाज़ को सुना जाता है, और बलूचिस्तान के जितने भी ये मसाइल चल रहे हैं अगर इनका कोई हल कर सकता है तो वो इमरान खान है। और इसमें खैर कोई शक भी नहीं है, इमरान खान को अगर पूरे आप देखेंगे मुल्क के अंदर लोग उनको बड़ी तादाद में आप कह लें कि लीडर अपना समझते हैं और उनकी जमात के साथ भी हैं, उनके हमाती भी हैं, तो कहीं ना कहीं इमरान खान के पास इन मसलों का हल भी है। अब जिस तरह वो बलूचिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं बाकी भी यही समझते हैं। और फिर देखा जाए इमरान खान साहब के आपने ट्वीट्स देखे होंगे, कभी भी बलूचिस्तान का मामला जो चल रहा है या केपीके के अंदर जो चीज़ें, तो खान साहब के पास इनका हल है भी और वो कई दफ़ा बता भी चुके हैं। अब वो एक अलग बात है कि अब उनकी आवाज़ को सुना ना जाए या उस पर अमल ना किया जाए, वरना खान साहब इन चीज़ों से बड़े अच्छे से वाकिफ़ है और वो जानते हैं कि इन चीज़ों का हल किस तरह से निकाला जा सकता है। और आपको एक और बात भी है, देखें ना कि बलूचिस्तान के अंदर ये मामला को आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है मसला। और जिस तरह मैंने आपको अख्तर मेंगल साहब का भी थोड़ी देर पहले बताया कि अख्तर मेंगल साहब इस पर क्या राय रखते हैं, तो अख्तर मेंगल साहब देखे ना कि जब वो इतने मायूस हैं, अच्छा कि वो आपको पता है कि जिस तरह फिर बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स, तो फिर जिस तरह की सूरत हाल है हुकूमत को इसको सीरियस अगर नहीं लेते हैं तो ये मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इसके असरात भी नज़र आएंगे। खैर इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, आकर में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। अब कल उनको बाकायदा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र की गई और वो ऑफ़र उनको की नबील गबोल साहब ने। अब ये हुआ क्या कि पार्लियामेंट में वो कहीं जब बाहर थे तो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो नबील गबोल साहब भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को कहा जी कि आप पीपी के जयाले बने, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको इमरान खान साहब तो बहुत पसंद करते थे और उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि आप पीटीआई में रहें, लेकिन क्या है कि जो पीटीआई के वकला हैं ये आपको पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सियासी लोग थे तो और बात थी, अब ये जो पीटीआई के वकला हैं ये आपको पसंद नहीं करते हैं। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक तो खैर मकदम किया उनकी इस चीज़ का, बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीपी ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने मुझे ऑफ़र की है मैं खैर मकदम करता हूँ। और साथ ही उन्होंने बताया कि नून लीग और पीपी के अंदर ये कि एक दूसरे के जो कोलीग्स हैं उनका ख्याल किया जाता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन पीटीआई के अंदर ऐसा नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसा कहा। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपको वो जो निकाला गया है सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, तो तब वो एक दो दफ़ा तो
उन्होंने नाम ही किसी और का लिया और बाद में कहीं जाके उन्होंने सलमान अकरम राजा का नाम लिया। तो नबील कबूल साहब ने कहा जी कि सलमान अकरम राजा साहब को सियासत का क्या पता, वो तो वकील हैं, वो क्या जाने कि सियासत क्या होती है और वगैरह वगैरह। तो फिर जो है बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं एक रवायती सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक हादसाती सियासतदान हूँ और ये जो इस तरह की रवायती सियासत की जाती है इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि शेर अफजल मरवत साहब पीपी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।